This is Farooq Azam and you are watching me on Oxford Talks. आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशली हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने सिखाने जा रहा हूँ। नॉर्मली टेंस पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन बना रहता है, बहुत टफ होता है इसे हिंदी से इंग्लिश करना, बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन रहता है। मैंने आज के इस वीडियो में आपके लिए खास करके बहुत स्पेशल डिज़ाइन किया हूँ, जहाँ मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी हिंदी के सेंटेंस को आप अंग्रेजी में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मैं जो डिज़ाइन किया हूँ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखें एंड समझने की कोशिश करें। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, ये सीखने के बाद आपके पास कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, इसे आप अंग्रेजी में बना सकते हैं। और इसके बनाने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है और इस एक फॉर्मूला में कुछ चेंजेस है जो आपको समझना है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ सिखाने किसी भी हिंदी को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है टेंस। नॉर्मली जब हिंदी को इंग्लिश बनाने की बात करते हैं तो सर या आपने भी टेंस पढ़ा होगा, सर नॉर्मली टेंस पढ़ाते हैं। तो टेंस का जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है ट्रेडिशनल ग्रामर की तरीके से, वो एक्चुअली में उतना काम नहीं करेगा एंड आपके सारे सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने में मदद नहीं करेगा। आप बहुत जगह फंस जाएंगे और खास करके हम बोलने की बात करें तो बोलने के लिए आपको स्पेशली फास्ट सोचना पड़ता है। तो जो मैंने तरीका आपके लिए स्पेशली लाया है, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एकदम आसान हो जाएगा और यूं ही आप फटाक से सोच पाएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा और इस हिंदी के सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा। आप बोर्ड पे देखेंगे टेंस। ठीक है, द यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेंस। मैं भी आपको टेंस ही बताने जा रहा हूँ लेकिन कंप्लीटली तरीका अलग होगा। द यूनिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेंस। अब देखेंगे, एनी सेंटेंस ऑफ हिंदी कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश विथ वन फार्मूला ओनली। मतलब कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में सिर्फ एक फार्मूला से ट्रांसलेट किया जा सकता है एंड वह फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक फार्मूला हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकता है। तो अब जरूरत है ये जानने का कि ये एक फार्मूला हमारा काम कैसे करता है। देखिए, ये एस फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, ये है। अब हमारे पहले ये समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट कौन है। अ पर्सन हु डज समथिंग और अबाउट whom something is said is called subject। एक आदमी दिए गए सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, यहाँ लिखा हुआ है मोहन आम खाता है। आम को खाने का काम कौन करता है? मोहन करता है। तो मोहन कौन हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। जैसे देखिए, मोहन इट्स अ मैंगो। तो आम को खाने का काम मोहन करता है, इसलिए जो मोहन है यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ये मोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये मोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ। नाउ एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। राधा गीत गाती है। गीत कौन गाती है? राधा। काम करने का काम कौन करती है? राधा। तो ये राधा हमारा कौन हुआ? राधा हमारा सब्जेक्ट हुआ। राइट, इसका इंग्लिश देखेंगे तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। वह शिक्षक है, इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो होगा ही इज अ टीचर। तो सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में कहा जाता है, या तो वो काम करता है या उसके बारे में कहा जाता है। तो आपने पहला दो एग्जांपल देखा कि इसमें दोनों में मोहन एंड राधा, राधा गीत गाती है ये काम है, मोहन आम खाता है ये काम है। लेकिन वह शिक्षक है, इस सेंटेंस में काम नहीं है, वर्ब है लेकिन एक्शन वाला वर्ब नहीं है, ये दूसरा वर्ब है। ठीक है, तो शिक्षक कौन है? वह है। तो किसके बारे में कहा गया शिक्षक है? वह के बारे में। इस हिसाब से वह कौन हुआ हमारा? ये ही हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं सब्जेक्ट कौन है। वर्ब, a verb is a word which shows what a subject does, who, how, where a subject is and what a subject has। आप हिंदी में देख सकते हैं, दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन कहाँ कैसा है और सब्जेक्ट के पास क्या है। सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन कहाँ कैसा है एंड सब्जेक्ट के पास क्या है। मतलब कि वर्ब तीन मीनिंग देता है।
सब्जेक्ट काम के होने की जानकारी बताता है, सब्जेक्ट कौन कहाँ कैसा है ये बताता है, एंड सब्जेक्ट के पास क्या है ये बताता है। ठीक है, इसके हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लिखा हुआ है मोहन आम खाता है, तो मोहन क्या करता है, मोहन खाता है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अगर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, मोहन इट्स अ मैंगो, ये हो गया हमारा वर्ब। एक्चुअली मोहन आम खाता है, तो खाता है ये हमारा वर्ब हो गया। तो मोहन इट्स अ मैंगो, इट्स यहाँ पे वर्ब हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट क्या करता है तो खाता है, तो खाना वर्ब हुआ। एक और एग्जांपल देखते, वह शिक्षक है, राइट, वह शिक्षक है, क्या देख सकते हैं, ही इज अ टीचर। अब यहाँ पे वर्ब कौन है, तो वर्ब के बारे में तीन मीनिंग मैंने बताया। सब्जेक्ट क्या करता है वो वर्ब बताता है, तो पहले में आपने देखा आम खाता है। दूसरा में वह शिक्षक है, यहाँ वर्ब में एक्शन नहीं है लेकिन वर्ब है, ये पोजीशन वाला वर्ब है, तो वह शिक्षक है, ही इज अ टीचर, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो होगा है। शिक्षक नाउन है, ही प्रोनाउन है, तो यहाँ पे वर्ब कौन होगा, ही इज अ टीचर, ये मेन वर्ब है। आगे आप देखेंगे ये बी से आता है, वर्ब तीन होते हैं, डू, बी एंड हैव। ठीक है, तो ये जो वर्ब है स्पेशली इज, ये वर्ब का बी5 फॉर्म है जो डू से आया है, सॉरी बी से आया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके पास एक स्कूटी है, तो उसके पास एक स्कूटी है। तीसरा वर्ब है सब्जेक्ट के पास क्या है, तो स्कूटी है, ये कौन बताता है, ये पास एंड ये है, ये दोनों मिलके बता पाता है कि ये जो हमारा ये वर्ब है। आप इंग्लिश में देखिए, ही हैज अ स्कूटी, ये जो हैज है ये वर्ब है, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो ये वर्ब का बी5 है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट कौन है तो an object is a word on which there is an effect of a verb in a sentence or which comes after a verb. ऑब्जेक्ट एक ऐसा, आप हिंदी देखिए, दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जिसपे वर्ब का असर होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब का असर होने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट होगा। तो दिए गए सेंटेंस में ऐसा वर्ड जिसपे वर्ब का असर होता है या जो वर्ब के बाद होता आता है। ऐसा जो वर्ब के बाद कहने की जरूरत इसलिए पड़ता है कि सारे वर्ब आपके एक्शंस वाले नहीं है, कुछ वर्ब में एक्शन है, कुछ में पोजीशन है, कुछ में पोजीशन है। तो पोजीशन एंड पोजीशन वाले में नॉर्मली असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे केस में समझना जरूरी है कि जिसपे वर्ब का असर होता है या जो वर्ब के बाद आता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मोहन आम खाता है, तो मोहन खाता है, इसके खाने से असर किस पे पड़ता है, तो ऑफ कोर्स ये आम पे पड़ता है। जब मोहन आम खाता है तो आम खत्म हो जाता है, तो ये हमारा आम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे मोहन इट्स अ मैंगो, और ये खाने का असर डायरेक्टली देखा जा सकता है आम पे, क्योंकि ये आम खाने से खत्म हो जाता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, मैं आम हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये जो आम है यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। राधा गीत गाती है, राधा गीत गाती है, तो राधा गीत गाती है मतलब राइट गाया करती है, तो राधा गाती है तो क्या गा जाती है, तो गीत गा जाती है। तो ये जो गीत है ना ये ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे सीखेंगे अ सॉन्ग, तो ये जो सॉन्ग है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो गाती है ना, गाती है, इसका डायरेक्ट असर किससे है, सॉन्ग से, क्योंकि क्या गाती है, गीत गाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके पास एक स्कूटी है, राइट। अब देखिए, या तो सब्जेक्ट क्या करता है, राइट, ऑब्जेक्ट वर्ब का असर जिस पे होता है, वर्ब का असर जिस पे होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या जो वर्ब के बाद आता है। तो इस केस में अगर हम वर्ब की ऑब्जेक्ट की बात करें तो सी सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, और इसके बाद क्या आया, अ स्कूटी। तो यहाँ पे ये जो अ स्कूटी है ना ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से आप बराबर पहचान पाए, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब काम के होने की जानकारी देता है। चूंकि वर्ब 3 है तो बताता है सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट कौन है एंड सब्जेक्ट कहाँ है। तीसरा बताता है सब्जेक्ट के पास क्या है। ये जो फॉर्मूला है
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। ये फॉर्मूला ये आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकता है। तो अब ये समझना जरूरी है कि वाकई में ये एक फॉर्मूले से हम हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने लिखा एक तरफ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एक तरफ मैंने सेंटेंस भी लिखा है बहुत सारा, एंड सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं। मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाया, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा था, मैं आम खा चुका हूँ, मैं आम खा चुका था, मैं आम खाऊंगा एंड मैं आम खाता रहूंगा। तो अगर ये सेंटेंस को आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ये जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले में इस सेंटेंस के हिसाब से जो सब्जेक्ट है, जैसे मैं क्या है, ये मैं सब्जेक्ट है। आप देखेंगे सेंटेंस जितनी बार भी बदला हो सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है। जी हाँ, यही सच्चाई है कि जब कोई सेंटेंस आप हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं, टेंस के हिसाब से अगर कोई बदलता है तो वो सिर्फ वर्ब बदलता है, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नो चेंज, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे है आम। सेंटेंस जितनी बार भी बदला हो और इस आम आम जो ऑब्जेक्ट है, ये अब मैं सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस की वजह से कोई बदलाव नहीं आता। आम ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस में टाइम की वजह से कोई बदलाव नहीं आता। तो ये बात क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट में एंड ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है। 3 वर्ड से फॉर्मूला बना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड इस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर कोई बदलाव दिख रहा है तो आप देख सकते हैं, मैं आम खाता हूँ, खाया, खा रहा हूँ, खा रहा था, खा चुका हूँ, खा चुका था, खाऊंगा एंड खाता रहूंगा। इज एवरीथिंग गोइंग गुड? मैं आम खाता रहूंगा। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि अगर सारे सेंटेंस में कुछ बदलाव होता है तो कहाँ होता है, वो वर्ब में होता है। आप यहाँ देखेंगे यस, वर्ब में चेंज होते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कि वर्ब के जो चेंजेज है वो V1 से शुरू होकर V5 पे खत्म हो जाता है। हजारों लाखों सेंटेंस, आप जितने भी सेंटेंस बनाना चाहेंगे इस वर्ब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की मदद से बनेगा। और अगर कहीं कोई बदलाव होगा, अगर कहीं कोई चेंज होगा तो फिर सिर्फ किस में होगा, वर्ब में होगा। और मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा वर्ब के 5 चेंज है। मतलब वर्ब 3 वर्ब है, डू वाला करने वाला, बी वाला होने वाला, एंड हैव वाला रखने वाला, ये तीनों वर्ब है। ठीक है, अभी हम आपको जो बात कर रहे हैं तीनों वर्ब के 5 फॉर्म है और ये 5 फॉर्म का अपना अलग अलग यूसेस है। अब हमें सीखना पड़ेगा कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है इसके कौन से फॉर्म को हम कहाँ लगाते हैं। ठीक है, ये सीखने के बाद आपकी लाइफ एकदम आसान हो जाएगी। आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकते हैं। देखिए, अब हम लोग थोड़ी सी वर्ब के डिटेल में चलते हैं, क्योंकि वर्ब की सारी कहानी समझना जरूरी है। तो देयर आर 3 डिफरेंट वर्ब्स, 3 अलग तरह के वर्ब पाए जाते हैं। एक वर्ब होता है डू, एक्शन वाला वर्ब, जहां पे काम के होने की जानकारी पता चलेगा। दूसरा होता है बी, पोजीशन वाला वर्ब, जहां पे आपको स्पेशली सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसकी स्थिति का पता चलेगा। अब तीसरा है पोजीशन वाला वर्ब, जहाँ पे हैव वर्ड है और ये बताता है कि सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या था एंड सब्जेक्ट के पास क्या होगा। मैं आपको पहले लेके चलता हूँ डू वाले वर्ब के साथ। देखिए, डू वाला वर्ब जो है, all the verbs of English language belong to action verb except be and have। मतलब कि अंग्रेजी के सारे वर्ब बी और हैव को छोड़ के किससे बिलोंग करता है, एक्शन से। मतलब सारे वर्ब में काम होता है। ठीक है, और जब मैं ये एक्शन वर्ब की बात करूंगा तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ एक्शन वर्ब। मतलब एक्शन वर्ब जो है या वर्ब जो है इसके 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन, B1, B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक वर्ड है प्ले, प्ले मतलब खेलना, B1 दिया होगा, आपको B2 बनाना पड़ेगा। आप देखिए B2 बनाने के लिए हमने क्या किया, B2 बनाने के लिए हमने ed लगाया,
फिर देखिए B3 बनाने के लिए मैंने क्या किया, तो B1 में हमने ED लगाया तो B2 बना, और ED लगाया तो B3 बना। अगर मैं B4 की बात करूं तो B4 हम क्या करते हैं, तो वर्ब के B1 में ING लगा देते हैं तो B4 बनता है, और अगर मैं B5 की बात करूं तो वर्ब के आखिर में S लगाते हैं तो B5 बनता है। लेकिन कोई कोई वर्ब जिसके आखिर में S होगा, NCH होगा या O होगा, तो वहां पे S नहीं लगा के हम ES लगाते हैं। ठीक है, तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और वर्ब के 5 फॉर्म की कहानी इस तरह से है। लेकिन क्या सारे वर्ब ऐसे हैं? नहीं, एक्शन के सारे वर्ब ऐसे नहीं है। ये आप देखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब एज पर इट्स फॉर्मेशन, मतलब के बनावट के हिसाब से जो एक्शन वर्ब है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं रेगुलर वर्ब, आप देखेंगे, दूसरे को बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब नाम से ही लगता है ये डिसिप्लिन है, इसमें बहुत सारे टेंशन नहीं है। इर्रेगुलर मतलब इनडिसिप्लिन। ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको समझना और याद करना पड़ेगा। देखिए रेगुलर वर्ब कौन सा है? all the verbs in which adding ed in the last B2 and B3 can be made, मतलब के वे सारे वर्ड जिसके आखिर में ed लगा के हम B2 बना सकते हैं एंड ed लगा के हम B3 बना सकते हैं। आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पे B1 है, B2, B3, B4 एंड B5। एक वर्ड का मैंने एग्जांपल लिया प्ले, ठीक है, इसमें ed लगा B2 बन गया, फिर ed लगा B3 बन गया, ING लगा B4 बन गया, S लगा B5 बन गया। तो नॉर्मली आप देखेंगे चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, B4 B5 बनाने के सेम रूल है, ING लगाना और S और ES लगाना। लेकिन B2 और B3 सेम नहीं है। यहाँ पे ED लग गया, लेकिन सारे वर्ब ऐसे नहीं है। जो वर्ब रेगुलर वर्ब है उसके आखिर में ED लगाएंगे तो B2 एंड ED लगाएंगे तो B3। ठीक है, लेकिन एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे वॉक, walked, walked, walking and walks। लेकिन सारे वर्ब ऐसे नहीं है। कुछ वर्ब ऐसा है जो लगभग 150 है, जो ये रेगुलर की तरह नहीं है, इसका अलग डिजाइन है, इसके वर्ब के फॉर्म अलग है, वो आपको सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। तो दूसरा वर्ब कौन है? इर्रेगुलर वर्ब। इसे ये कौन सा वर्ब होता है? तो ऑल द वर्ब्स इन विच एडिंग ed B2 and B3 cannot be made are known as irregular verb। मतलब कि वे सारे वर्ब जिसके आखिरी में B2 या B3 बना के हम, जिसके आखिरी में हम B2 ED जोड़ के, ये जो ED है, ये जो ED है, ED जोड़ के B2 या B3 नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो वे सारे वर्ब जिसके आखिरी में ED जोड़ के B2 B3 नहीं बना सकते हैं, वो सारे वर्ब कौन होंगे? हमारे इर्रेगुलर वर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। टाइप 1 इर्रेगुलर वर्ब के 3 टाइप होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में देखेंगे आप तीनों वर्ब का फॉर्म एक ही है, जिस वर्ब के तीनों फॉर्म एक ही है, जैसे कट, B2 भी कट एंड B3 भी कट। जब आप टाइप 2 की बात करेंगे तो इसके 2 कोई फॉर्म सेम होगा, जैसे आप देखिए ब्रिंग, लाना, ब्राउट एंड ब्राउट। तो टाइप 1 में तीनों फॉर्म एक, सिर्फ B4 B5 में कोई दिक्कत नहीं, ING लगाएंगे और S और S लगाएंगे। लेकिन टाइप 1 का B1, B2, B3 तीनों एक होगा। टाइप 2 इसके जो रेगुलर के टाइप 2 का जो टाइप्स है उसके 2 वर्ब एक होंगे, जैसे 2 फॉर्म एक होगा, जैसे ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट। आप अगर टाइप 3 देखेंगे तो इसके तीनों फॉर्म डिफरेंट है, जैसे गो, वेंट एंड गॉन। तो ऐसे वर्ब का लिस्ट से आपको लिस्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ब को हम कैसे बनाएंगे इसका कोई ग्रामर में ऐसा रूल नहीं है। जो दिया है उसे आपको एक्सेप्ट करके सीखना पड़ेगा। ये लगभग 150 के आसपास वर्ड है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ग्रामर की किसी भी बुक में आपको ये मिल सकता है। अगर आप चाहे मैं आपको भेजूं तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर लेके मुझे आप कमेंट करें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपके पर्सनली व्हाट्सएप पे मैं ये भेज दूं। ठीक है।